नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 16 मई 2018 वेडनेसडे। मैं हूं करदम रावल। तो जो हमारा वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के 350 प्लस लेक्चर्स को हमने 250 प्लस आवर्स के अंदर तैयार किया है, जिसका शेड्यूल जो डे बाय डे अपलोड होगा एकदम से फ्रेश मटेरियल, जिसके अंदर आपकी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स के दौरान 18 महीने की, जो 2019 के मेंस तक वैलिड है। तो अभी पहले 2000 रजिस्टर करवाने वाले, लकी रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को ये कोर्स 4999 में मिलेगा, लेकिन उसके बाद इस कोर्स की प्राइस हो जाएगी 9999। तो रजिस्टर करवाने के लिए और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर क्लिक करें और देखें कि क्या अवेलेबल है आपके लिए, हम किस तरह से आपको सर्व करते हैं। वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिया गया है www.upscisexams.com। यहाँ पे आपको फ्री मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा और जो वीडियो लेक्चर्स है उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड टाइम एक्सेसिबल है। आपका जो 18 मंथ का टाइम पीरियड है वहाँ पे पूरे टेन्योर में आप वीडियोस और पीडीएफ अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ अनलिमिटेड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है जो काफ़ी डिवाइसेस के ऊपर आप रन करवा सकते हैं। ये वेबसाइट मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, पीसी से, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाना ना भूलें, www.upscisexams.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फन फैक्ट और एक नया क्वेश्चन, और इन दो आर्टिकल के ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अ ट्रिपल ब्लो टू जॉब गारंटी स्कीम, यानी कि जो मनरेगा है वहां पे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और जो कावेरी वाटर इश्यू है, तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं कर्नाटका के अंदर, तो अभी वो फिर से जागरूक हो गया है कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट। तो वो इश्यू के अंदर क्या क्या चीजें सामने निकल के अभी नई नई आ रही है वो देखेंगे, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और अंत में आपको मिलेगा वोकैबुलरी, जो आपकी राइटिंग स्किल को इनहेंस करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो पहला जो आर्टिकल है वहां पे ये बात हो रही है पीसीस ऑफ अ स्कैटर्ड मैंडेट। तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स बेस्ड आर्टिकल है कि यहाँ पे बीजेपी जो कर्नाटका के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर किस तरह से परफॉर्म करके रिजल्ट्स लेके आया है। 104 सीटें इन्हों के पाले में पड़ी है। तो इस आर्टिकल के साथ एक और कनेक्टिंग आर्टिकल है, वहां इसके ऊपर नजर डालेंगे कि कर्नाटका के इलेक्शंस में क्या चीजें देखने को मिली है। दूसरा जो आर्टिकल है ट्रिपल वोट हुआ जॉब गारंटी स्कीम, यानी कि यहाँ पे मनरेगा की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्या जो 3 इश्यूज है, जैसे कि एक तो जो जिन लोगों को पहले तो पेमेंट बाकी है, काफी सारे अनएम्प्लॉयड लोगों की पेमेंट बाकी है, तो उनको पेमेंट देनी है। पेमेंट में लेट हो जाता है 15 दिनों से ज्यादा का समय का, तो उनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दी जाएगी, पहला ब्लो। दूसरा ब्लो, इस एक्ट को, मनरेगा जो है वो एक्ट है, उस एक्ट को वेजिस एक्ट से एकदम से अलग कर लिया गया है। तो यहाँ पे प्रोविजन उसकी काउंटर वेल होती है। और जो तीसरा मुद्दा है वो ये है, तो यहाँ पे जो तीसरा मुद्दा है वो ये है कि यहाँ से जो वेजिस की जो गारंटी दी थी तो उसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर स्टेट को एक बजट बोलने को बोल दिया है, बजट बनाने को, कि आप इतना पैसा ही यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, जो एक्ट की खुद की प्रोविजन को भी काउंटरवेल करती है। क्योंकि एक्ट ये कहता है कि जितने भी लोग मनरेगा स्कीम के अंतर्गत आते हैं सभी को पैसे मिलने चाहिए। आप स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने लोगों को इतने पैसे देने चाहिए। तो ये एक तीसरी समस्या है। तो यहाँ पे जो मनरेगा स्कीम है, जॉब गारंटी स्कीम, तो यहाँ पे काफी सारी फंडिंग रिलेटेड और जो प्रोविजन है उनके रिलेटेड इश्यूज निकल के आया है। तो ये 3 मुद्दों के ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ आर्टिकल है, थर्ड प्लेस विनर, तो यहाँ पे बीजेपी, जेडी और जो अदर है, तो कर्नाटका के रिजल्ट्स आए हैं तो 104 सीट बीजेपी की बनती है, लेकिन उनकी मेजोरिटी फिर भी नहीं बनती। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है उसमें कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने जेडी और जो अदर पार्टी है उनके साथ एक सेटअप अलायंस डिजाइन कर लिया है। तो जो जनता दल, कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हाथ मिलाने के बाद उनकी मेजोरिटी बनती है 116। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, इस आर्टिकल के अंदर पूछा जा रहा है कि कौन आएगा सरकार बनाने के लिए, और गवर्नर जो है कर्नाटका के वो किनको इन्विटेशन देंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब इलेक्शंस हुए थे वहां पे ऐसा देखने को मिला था कि मेजोरिटी वाली पार्टी वहां पर भी नहीं बनी थी, लेकिन जो सेकंड मेजोरिटी बनती थी जो अलायंस के साथ, तो वहां पे गवर्नर ने उन लोगों को प्रेफरेंस दिया था। तो यहाँ पे बीजेपी की 104 हो रही है सीटें, तो यहाँ पे एक मेजोरिटी उनकी नहीं बनती है। तो रिजल्ट्स क्या सामने आएंगे, गवर्नर किसको चांस देंगे,
तो इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। तो इन चीज़ों से ये दिखाई पड़ेगा कि क्या गवर्नर किस तरह से वर्कआउट करते हैं। जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि भाई जो अभी रिसेंटली हुआ कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली कि वहाँ के गवर्नर ने जो नॉन लीडिंग पार्टी थी उनको चांस दिया कि आप गवर्नर बनाए, जैसे कि मणिपुर में और गोवा और मेघालय के अंदर देखने को मिला था। तो अभी देखते हैं अगर इन लोगों को चांस मिलता है द सेकंड मेजोरिटी को, और वो ग्रुप बना के हाई अपनी मेजोरिटी हाईएस्ट प्रूव करते हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस की या फिर अलायंस सरकार आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई देखिए जो तीन चीज़ें यहाँ से खड़ी हुई थी, कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल, और इसके अलावा दो अलग कैंडिडेट्स जो विन हुए हैं, तो यहाँ पे बात यह है कि जो लोग हैं उन्होंने 104 सीटों से बीजेपी को जिताया, तो बीजेपी का चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं गवर्नर किसको इनविटेशन देते हैं और किस तरह से ये वर्कआउट होता है। तो इस आर्टिकल का जो डिटेल से डिस्कशन होगा वो बाद में करेंगे कि जो निर्णय निकल के आएगा गवर्नर किनको इन्विटेशन देंगे, उसके बाद द हिंदू के अंदर इसका आर्टिकल ज़रूर से आएगा, तो उसके ऊपर एक बार नज़र ज़रूर से डालेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ एग्जाम के साथ कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे जो फोर्थ आर्टिकल है एट लास्ट स्कीम, तो यहाँ पे जो कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट था, तो 16 फरवरी को वर्डिक्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वहां पे जो 6 वीक का टाइम पीरियड था, उसके बाद एक अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद फिर से एक अल्टीमेटम दिया गया। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो अपनी काम करने की अदा को इतना स्लो आउट वर्क बताया था, तो यहाँ पे फिर से जो स्कीम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे, जो बोर्ड बनाने की बात हो रही थी, तो मैनेजमेंट कमेटी की जो बात हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ सारी डिमांड्स और क्या क्या आगे स्टेप्स लिए गए हैं, कर्नाटका के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो वहां पे बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो उसके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़े। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फिर से एक आर्टिकल निकल के आया कि अब तो हो गया इलेक्शन, अब तो हमें कुछ करके बताइए, हमारा जो प्रॉब्लम है वाटर मैनेजमेंट का उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप कुछ कीजिए, हम दोनों जो दोनों स्टेट्स है उसके बीच में जो एम्बिग्यूटी है उसको क्लैरिफाई कीजिए और हमें पानी दीजिए। तो देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ लेके आए हैं राइटर। तो यहाँ पे ये जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ टॉपिक है, और मेंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जरूर से आएंगे, क्योंकि हाल ही में कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस हुए, तो यह भी एक डिस्कसेबल टॉपिक था। उस इलेक्शन के कैंपेन्स के दौरान मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र हुआ था। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती है और यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो बखूबी इस पॉइंट्स के अंदर नोट आउट किए गए हैं। तो जो पिछले एडिटोरियल में हमने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी हुई थी जिसको बर्थ मार्क कहा जाता था, तो यहाँ पे आंसर है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में जो हुई थी, उसको मार्किंग मिली थी बर्थ ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी। इट वाज द यूएन्स मेजर first major conference on the international environment issue and marked a turning point in the development of international environment politics। तो यहाँ पे एक चीज, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका ने इसको सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के लिए काफी सारे पुराने मॉडल्स वाली कारों को उस समय पे बैन कर दिया था। तो ये भी एक उन लोगों का एक पॉजिटिव स्टेप्स था इस कॉन्फ्रेंस के बाद का। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि भाई हम एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है और हम काफ़ी सारी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली अवेयरनेस का वो क्या पहला इनिशिएटिव कौन सा था, तो वो था स्टॉकहोम के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। याद रखिएगा दोस्तों, राइटिंग स्किल्स आपकी इसी तरह से डेवलप होगी। उसके बाद जो फन फैक्ट है वो ध्रुपद के ऊपर है। Drupad, one of the major traditions of India that has been kept alive for centuries. Drupad is a primarily a devotional and spiritual music. Drupad alap uses Sanskrit syllables फ्रॉम मंत्रास। तो जो ये द्रुपद है एक शैली है, ये एक आर्ट की अंदर आने वाली चीज है जो डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक इसके अंदर कवर अप होता है, जो वेदों की मंत्रों की जो रुचाएं होती है संस्कृत के अंदर, तो इनके आलाप में इनका जिक्र होता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड लेके आया है आपके लिए। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियार्स इज वेल नोन फॉर व्हाट। तो मंगारियंस जो है कम्युनिटी है लोगों की, तो वो किस चीज के लिए फेमस है, वो क्या करते हैं, वो किन पॉइंट्स के लिए फेमस है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो लुप्त होती चली जा रही है, जो भारत के अंदर रहने वाली स्पीसीज थी, तो यहाँ पे उनके ऊपर यूपीएससी ने काफ़ी हर बार 2-3 क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं। कोई शैली हो, कोई डांस हो, कोई कम्युनिटी हो, तो वहाँ से क्वेश्चंस निकाल के ज़रूर से लाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, कम्युनिटीज़ को हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कनेक्टिविटी में भी पूछे जाते हैं यूपीएससी के
द्वारा। तो जो डिस्कशन शुरू करते हैं ट्रिपल बो टू जॉब गारंटी स्कीम। तो जो मनरेगा है उन्होंने क्या कहा था, पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मनरेगा ने कहा है कि भाई जिन लोगों के पास जॉब नहीं है हम उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, और हम अगर जॉब नहीं प्रोवाइड कराते तो क्या करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैटेगरी से है तो हम आपको 100 दिन का जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो आपका मेहनताना होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप भले ही कुछ काम ना करो लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ काम मिले, और फिर भी आपको काम नहीं मिलता है, आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो हम आपको 100 डेज का वेजेस देंगे अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट। उसके बाद बात होती है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में आने वाले लोग अगर काम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट भी उनसे कुछ काम नहीं करवा पाती है तो गवर्नमेंट उनको 150 डेज का मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से पेमेंट देगी। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि जो मनरेगा स्कीम है उसके ऊपर 3 बड़ी समस्या आए खड़ी हुई है। तो क्या खड़ी हुई है कि जो पहले तो जो टोटल अमाउंट है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत जो देने का, तो मनरेगा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पे काफी सारी स्कीम्स इसके साथ समअप भी हुई है। तो इस स्कीम के तहत 2016-17 के अंदर 11,000 करोड़ रुपए का पेमेंट बाकी है। तो ये 1/5 ऑफ द बजट ऑफ मनरेगा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल को मनरेगा स्कीम के अंदर पेमेंट करनी है और काम खत्म होने से 15 दिनों के टाइम पीरियड में अगर पेमेंट नहीं हो पाती है तो उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके हिसाब से जो उनको अमाउंट देनी पड़ती है उसके अंदर आपको 0.05% का पर डे इंटरेस्ट देके उनको पैसे देने होंगे। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि समझ लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप क्वालिफाइड पर्सन है, सेमी क्वालिफाइड क्वालिफाइड पर्सन है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो काम क्या होता है कि 30 डेज के बाद आपको अपनी सैलरी मिलती है, आपका अपना कंपनसेशन मिलता है। लेकिन वो जहाँ पे आप काम करते हो तो वो आपको कितने दिन एक्सटेंड करवा सकता है कि आपको पैसे बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। तो क्या होगा कि मे बी 5 दिन आप वेट करोगे, 10 दिन वेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 15 दिन हाफ मंथ वेट करोगे, लेकिन उसके बाद तो आपको पैसे चाहिए ना। आप भी इतने कैपेबल और सफिशिएंट नहीं हो कि मैं 15 दिनों के बाद सर कोई बात नहीं ठीक है मैम, आप 1 महीने बाद दूसरी जो सैलरी आएगी उसको डबल दे देगा, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो मनरेगा के अंदर जो वर्क करते हैं वो तो अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड भी नहीं है, एक तरह से मजदूरी करते हैं, तो उनके पास उतने पैसे होंगे ही नहीं, तो वो 15 दिन तक भी वेट नहीं करते। फिर भी हमने क्या कहा है कि भाई 15 दिनों के अंदर पैसे नहीं मिलेंगे काम करने के बाद, तो 0.05% पर डे के हिसाब से हम वेजिस आपको इंटरेस्ट के साथ देंगे। और यहाँ पे एक और चीज मनरेगा के अंदर है कि भाई काम खत्म होने के अंदर 15 दिनों के अंदर पैसे दे देने हैं, और नहीं दे पाते हो तो 0.05% पर डे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वर्कर्स को। तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है सावज अभियान, उन्होंने एक फाइल की है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि यहाँ पे प्रोविजन जो है वो वायलेट होती है मनरेगा की। तो क्या क्या इश्यूज लेके आए हैं जो PIL फाइल हुई है, इसके अंदर जो 3 मुद्दे लेके आए हैं वो ये है कि जो बजट एलोकेशन हुआ है मनरेगा के अंदर वहां पे इनसफिशिएंट अमाउंट यहाँ पे नोट आउट की है। और अगर आप देखें कि 2010-11 में जो एक्सपेंडिचर होता था मनरेगा के अंतर्गत उससे जो रियल बजट 2018 का है वहां पे काफी सारी फंडिंग्स को डिक्रीज कर दिया गया है। तो इसके ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, और अगर ये 8 सालों के बाद का भी आप टाइम पीरियड देखें तो आप अपने एक्सपेंडिचर भी कम कर रहे हो, यानी कि लोगों को मनरेगा स्कीम का एडवांटेज लेने नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा 2017 था उसके अंदर जो दिसंबर मंथ था तो यहां से डिसाइड हुआ कि भाई हर स्टेट को एक लेबर बजट बनाना होगा, और वो लेबर बजट सबमिट करवा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाना है। और वहां पे लेबर की डिमांड भी वो रख सकते हैं कि भाई हमें कितने लेबर्स चाहिए हमारे स्टेट के अंदर इन तरह की एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज हो, रोड रास्ते बनाने हो, नदी नाले बनाने हो, तो यहाँ पे क्या होगा खुदाई करनी होगी तो वहां पे लेबर्स की जरूरत रहेगी। तो आप इस तरह का हमें लेबर बजट बना के दीजिए जिसमें आप अपना एक्सपेंडिचर और द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपको चाहिए वो हमें एक अमाउंट दीजिए, ताकि जैसे कि
हम आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग होता है तो उस तरह से हम लेबर का आउटसोर्स आपके लिए करके देंगे और आपको प्रोविजन देंगे कि भाई इन लोगों के पास इतने लेबर्स है, इतने एक्सेस में आप यहाँ से कुछ लेबर्स अक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाई गई। उसके बाद सेंटर ने क्या किया कि अप्रूव्ड लेबर बजट इसके ऊपर डिसाइड करेगा और जो फंड्स है उसको वहां पे कम कर दिया, ताकि तो जो सेंटर गवर्नमेंट को जो मिलता था लेबर बजट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने अप्रूव्ड लेबर बजट डिसाइड किया। तो यहां से वो लोग अमाउंट डिसाइड करेंगे कि भाई आपके पास इतने ही लेबर है, तो उसको कैलकुलेट करके पर डे वेजेस के हिसाब से शेड्यूल कास्ट, ओबीसी है, जनरल है या शेड्यूल ट्राइब के, उनके सारे पैसे का हिसाब लगा के यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हर स्टेट को इतना ही पैसा मनरेगा के अंतर्गत मिलना चाहिए। और उन्होंने एक बना ली नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, और उसको NEFMSB बोलते हैं। तो यहाँ से एक सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम तैयार किया गया, तो इसके अंतर्गत यहाँ से फंड्स ट्रांसफर होंगे। तो जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है वो 2016-17 में आया और कहता है कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विल नॉट अलाउ स्टेट्स टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अबाउट द लिमिट सेट बाय एग्रीड टू द लेबर बजट। तो लेबर बजट से क्या कर लिया, हर स्टेट ने अपना एक नंबर दे दिया यूनियन गवर्नमेंट ने कि भाई हमारे पास इतनी वैरायटी के लेबर है जो मनरेगा के अंतर्गत आना चाहते हैं। कैटेगरी को आप अभी साइड में रख दो कि जनरल है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। तो गवर्नमेंट ने इससे क्या किया कि भाई यहाँ पे आपने बोला है कि हमारे पास इतने ही लेबर है, तो इसी तरह से आपको अमाउंट मिलेगी, इसी तरह से आपको वर्क करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन है मनरेगा एक्ट की वो वायोलेट होती है। तो मैं बताता हूँ किस तरह से वायोलेट होती है। समझ लीजिए कि एक स्टेट है, समझ लीजिए कर्नाटका है, तो कर्नाटका ने बोला कि हमारे पास 10 लाख ऐसे इंडिविजुअल है जो मनरेगा के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर वहां पे वो जो डेटा सबमिट हुआ है उसके समय वहां पे फंड्स अप्रूव हो गए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसके बाद के टाइम पीरियड में ऐसे 10,000 लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आप हमें रजिस्टर करें मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, हमें भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट 15 दिनों के अंदर तो देनी है। अगर नहीं दे पाए 15 दिनों के अंदर एम्प्लॉयमेंट, तो वो 15 दिन के बाद उसका 100 डेज या फिर 150 डेज का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद में पर डे वेजेस के हिसाब से उनको हर 15 दिन के बाद पहले दिन से पेमेंट देनी शुरू करनी है। तो वहां पे जो फंड रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट कहां से लाएगी? तो ऐसे तो फिर से वो यूनियन गवर्नमेंट के पास इस तरह की अप्रूवल को रिपीटेटिव प्रोसेस नहीं कर सकती। तो ये जो मैकेनिज्म बनाया है वो एकदम से गलत है और यहाँ पे क्वेश्चन इसके वायोलेशन के ऊपर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां पे उन्होंने केप लगा दी कि इसी तरह के अमाउंट्स आप दे पाओगे, यही आपका फंड है, इसी को आपको यूटिलाइज करना है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एनुअल मास्टर सर्कुलर बना दिया कि आपको भाई इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करना है। और वहां पे उन लोगों ने बना दी, AMC ने बना दी एक एम्पावर्ड कमेटी जो इस चीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए काम करेगी। तो ये एक और चीज गलत हो गई कि भाई गलत चीज को आप फोर्सफुली गलत तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवा रहे हो। तो यहाँ पे फिर से इसकी प्रोविजन जो है उसको काउंटरवेल कर दिया। उसके अलावा जो मनरेगा एक्ट है उसको मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 के अंदर हमने तैयार किया था, तो उसके साथ कनेक्टेड रखा था कि भाई जो क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है कि आपको मिनिमम वेजेस एक्ट कितना देना है अपने लेबर्स को, तो उन लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से मनरेगा एक्ट को अलग कर दिया। यानी कि मनरेगा से जो प्रोविजन थी जिसके अंदर कहा था कि मिनिमम वेजेस किसको बोलोगे, तो वहां पे ब्रैकेट में लिखा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के 1948 के तहत महंगाई को ध्यान में रखते हुए, बेस ईयर को रखते हुए यहाँ पे ये अमाउंट डिसाइड इस कैलकुलेशन से होगी। एंड सबसे ज्यादा अगर हमें सपोर्ट लेना है मिनिमम वेज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को यहाँ पे समझना होगा और यही प्रोविजन को आपको फॉलो करना है। इस तरह से मिनिमम वेजेस को डिसाइड करना है। तो इस चीज को डिलिंक कर दिया। तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन की एक उम्मीद जो लास्ट बची थी मनरेगा के अंतर्गत, उसको भी खत्म कर दिया गया। और जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है इंडिया के अंदर, तो वहां पे मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस है उसको भी यहाँ से अफेक्ट हुई है और जो प्राइसेस है वो और भी घटी है लेबर की।
तो इससे सबसे ज़्यादा जो मनरेगा के अंतर्गत बेनिफिट्स जिन लोगों को मिलता था वो थे वुमेन, दलित्स और आदिवासी। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हुआ है मनरेगा की प्रोविजन के अंदर वायोलेशन होने के कारण। तो यहाँ पे दो चार चीजें समझने वाली है। एक तो है मनरेगा कि क्या मनरेगा किस तरह से वर्कआउट करता है और क्या इसके रियलिटी के अंदर एजेंडास थे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने उसके अंदर क्या क्या डीलिंग किया, तो डीलिंग करने से क्या क्या चीजें सामने आई और जो उन्होंने कैप लगाए उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिले। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी इस तरह के ही क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है वो कावेरी वाटर इशू के रिलेटेड है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये समस्या चल रही है। 16 फरवरी 2018 को एक गवर्नमेंट ने वर्डिक्ट दी थी कि भाई 6 वीक्स यानी कि 42 डेज के अंदर आप एक कमेटी की रचना करें और एक ऐसी स्कीम बनाए दोनों स्टेट मिलके यूनियन गवर्नमेंट को साथ में रखते हुए कि भाई अब इस इश्यू को किस तरह से हमको सॉर्ट आउट कराना है। तो भाई क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ड्राफ्ट तैयार, पहले तो स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आए कि ये स्कीम वर्ड को हम किस तरह से समझे, हमारे पे यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई सॉरी सर, हम लोगों ने आपको ये कहा कि हमको टाइम, हमने आपको कहा कि हम स्कीम डिफाइन नहीं हुई। दूसरी चीज उन्होंने कहा सर हमारे पास टाइम नहीं है, सर हमारे पास इलेक्शंस आने वाले हैं कर्नाटका के अंदर, तो हम इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ला करी और बोला कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट है, आप हमें इस तरह के आप जो रीजन दे रहे हो वो नहीं दे सकते, आपको जो बोला गया है आपको वो करना चाहिए वरना हम आपको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे निकल के आती है कि 2018 के 16 फरवरी के बाद 42 डेज का टाइम पीरियड दिया गया, फिर मई के फर्स्ट वीक में दूसरा अल्टीमेटम दिया गया। तो अल्टीमेटम के बाद इलेक्शन 12 मई के इलेक्शन के बाद अभी क्या डिसाइड किया है कि एक 2 टायर स्ट्रक्चर सेटअप होगा, ऐसा एपेक्स कोर्ट ने बोला है। उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर जो होंगे 2 टायर सेटअप के अंदर, यानी कि 2 स्टेट का एक टायर होगा और एक टायर होगा यूनियन गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों स्टेट्स, तो इस तरह से 2 टायर के अंदर ये वर्कआउट होगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि अगर दोनों स्टेट के बीच में काफी समस्याओं का तो समाधान होगा इस कमिटी और जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी रचना के बाद, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज निकल के आते हैं तो द सोल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ये पावर आ जाते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट पॉजिटिवली वर्क करे तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव ये चीज हो सकती है कि अगर वो लोग अपने पावर का यूटिलाइजेशन पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के करेंगे कि भाई आने वाले टाइम पीरियड में किन स्टेट के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पे हम अपने राइट को यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा और जो पावर्स और फंक्शंस है उसका नेगेटिव यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे पावर्स किस तरह से दिए गए हैं, अपोर्चमेंट कि वाटर को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह के दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए। फिर एक रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कावेरी वाटर, उसको ध्यान में रखना है। फिर सुपरवाइज करना है जो ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं रिजर्वोयर्स में, किस तरह से पानी रखा जाता है, और जो रेगुलेशन ऑफ वाटर रिलीजेस कि भाई एक स्टेट को पानी छोड़ना है, माने कंपलसरी छोड़ना है कि दूसरे स्टेट को वो पानी मिले, तो इस तरह का ड्राफ्ट बनाना है। तो अथॉरिटी को बनाया गया, यहाँ पे अथॉरिटी एक बॉडी बनाई गई, तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन और जो बाइंडिंग वगैरह का वर्क है वो लोग करेंगे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे थोड़े से इश्यूज जो सामने आ रहे हैं वो है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की रचना होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, और जो अथॉरिटी है वो इस स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए स्टेप्स ले। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेट में से एक ये बोल रहा है कि पहले तो ट्रिब्यूनल बनाए, तो दूसरे बोल रहे हैं मैनेजमेंट बोर्ड बनाए। और एक समस्या थी स्कीम को किस तरह से डिफाइन करना है, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने एक चीज बोली है कि भाई एक चेयरमैन बिठाइए आप जो इरिगेशन इंजीनियर हो और उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो वहां पे स्कीम क्या बोलती है कि स्कीम ये बोलती है कि चेयरपर्सन बनाइए सीनियर एंड एमिनेंट इंजीनियर जो काफी सारा एक्सपीरियंस रखते हो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी में,
और एक ऑफिसर बिठाइए जो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी की कैटेगरी का हो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। तो ट्रिब्यूनल वालों ने जो डिमांड की है वो अलग है, स्कीम वालों ने जो डिमांड की है वो अलग है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि एक बॉडी बनाइए, हम सोचना नहीं चाहते कि इसको मैनेजमेंट नाम दे या काउंसिल नाम दे, लेकिन पहले बॉडी बनाइए, वर्क करना शुरू कीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है। एंड द मोस्ट वेलकम फीचर ऑफ सच अ मैकेनिज्म इज दैट एन इश्यू कंसर्निंग द लाइवलीहुड ऑफ thousands of farmers will be taken out of the political domain and entrusted to experts। तो मुद्दा उद्देश्य जो है वो ये है कि इस तरह की कमिटी बोले, ट्रिब्यूनल बोले, मैनेजमेंट बोर्ड बोले या फिर स्कीम बोले, उनको इस तरह से फॉर्मुलेट करना है कि जो लाखों हजारों वहाँ के जो फार्मर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, पॉलिटिक्स से इसको दूर रखिए, और जो ये सारी समस्या है वो एक्सपर्ट्स के हाथों में सौंप दीजिए। एक्सपर्ट खुद से अपना नॉलेज लगा के ये इस इश्यू को शांत करने में और सॉल्व आउट करने में एफर्ट्स लगाएंगे। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। ये वोकेबलरी जो आपकी राइटिंग स्किल को इनहेंस कर सकती है। आपको अपने नॉलेज को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करवाना है तो आपको अपना जो वोकैब है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना काफ़ी ज़रूरी है। वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल, यूपीएससी wants you to be not only knowledgeable but you have to be so tactful that you can convert your knowledge into marks। टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, और आप यहाँ से पोस्ट करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका आंसर हम आपका आंसर ज़रूर से इंक्लूड करेंगे फन फैक्ट वाली स्लाइड में आपके नाम के साथ में। अपने दोस्तों को बोलिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलती रहे। और हमारा जो वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है वहाँ पे आप जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिए www.upscisexams.com। होल कोर्स इज अंडर 10,000 रुपीज़। चेकआउट करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।